बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA 249 का ज़िमनी इंतखाब हो गया। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाब जीत भी लिया, मगर किसी भी जमात ने नतीजा तस्लीम करने से इनकार किया। लफ्जी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी हुई शुरू और आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पूरे हल्के में दोबारा से गिनती कराई जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को 6 मई को सुबह 9 बजे आरओ ऑफिस पहुंचने का हुक्म भी दिया गया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शेर तीर का शिकार से बच पाएगा या नहीं, क्योंकि NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी तरह मिफ्ताह इस्माइल और कादर मंदोखेल के वोटों में 683 वोटों का जो है वो फर्क है। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि दोबारा गिनती का फायदा नहीं है, दोबारा पोलिंग होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को उम्मीद है कि दोबारा गिनती हुई तो हम कामयाब हो जाएंगे, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो फातह उम्मीदवार हैं कादर खान मंदोखेल साहब, उनका यह कहना है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने हंगामा किया है, तमाशा किया है, चीखना चिल्लाना शुरू किया, 6 तारीख को दोबारा गिनती के बाद भी जीत पीपल्स पार्टी की ही होगी। कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। 276 में से 166 अगर साइन ना हो, ये बड़ी बेज़ाब्ते की बंदी है। हमने 33 फॉर्म वो जमा कराए हैं जिसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म हमको दिया है, उस फॉर्म में और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म के अंदर मटीरियल डिफरेंस है। ना तो रीजनेबल थी दरखास्त, ना उसके साथ कोई मवाद लगाया गया था कि फलां पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है। दरखास्त तो मुस्तरद से पहले ही एक दरखास्त जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दी जाती है। जिस तरह उन्होंने हंगामा मचाया और जिस तरह उन्हें तमाशा बना के रख दिया है, 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी। जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। हमें सुनने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ने NA 249 में 6 मई को पोलिंग अलाउ की है। हमें उम्मीद है कि जब रिकाउंट होगा तो उसमें फतह मुस्लिम लीग नून की। और आज की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आपको बताएं तो मिफ्ताह इस्माइल की वकील सलमान अकबर राजा ने दलाल दिए हैं कि फार्म 45 अहम दस्तावेज हैं। दस्तखत शुदा फार्म 45 पोलिंग एजेंट को देना लाजम है, लेकिन 167 पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 पर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत ही मौजूद नहीं है। हमें एक भी फार्म 46 जारी नहीं किया गया। पोलिंग का अमल बंद होने के बाद फार्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ हुआ है। उन्होंने दलाइल दिए कि 180 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग बंद होने के बाद कानून के मुताबिक तरीकाकार अपनाया ही नहीं गया। हमें सरकारी तौर पर 683 वोट का फर्क बताया गया। हमारे पास 2 फार्म 45 ऐसे हैं जिन पर मिफ्ताह इस्माइल के वोट आरओ के पास मौजूद फार्म 45 से ज्यादा हैं और ये इजाफी 110 वोट बनते हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर फार्म 45 भी इलेक्शन कमीशन को पेश किया और कहा कि इस मामले की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि पहले दोबारा गिनती की जाए, इसके बाद दोबारा पोलिंग की दरखास्त दायर करेंगे, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने नून लीग के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप खुद को गिनती तक महदूद रखते हैं या फिर अभी दरखास्त कोई नहीं ला रहे हैं, जिस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि अभी हम अपने आप को दोबारा गिनती की दरखास्त तक महदूद रख रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि पोलिंग के वक्त या बाद में आरओ के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने कोई शिकायत नहीं की गई। आरओ पाबंद नहीं कि दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर करें। उन्होंने कहा कि शवाहिद नहीं लगाए, बस कह दिया कि शकूक व शुबहात हो रहे हैं, ये सब इनके अंदाजे हैं। उन्होंने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर सवालात उठाए। उनका कहना था कि जीत का मार्जिन 5% से ज्यादा हो तो दोबारा गिनती नहीं हो सकती, बल्कि ये मामला फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास ही भेजा जाएगा। दरखास्त 2:30 बजे उस वक्त दी गई जब ये हार गए। हार जाने के बाद तो सभी दरखास्त देते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दरखास्त बाजार इलेक्शन कमीशन आने से पहले दोबारा गिनती के लिए आरओ के पास भी गए थे। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा गिनती का फैसला हो चुका है। इस फैसले के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि हम किसी खास पोलिंग स्टेशन पर शिकायत के बगैर पूरे इंतखाबी हल्के में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत का खैर मकदम करते हैं। साबका नशिस्तों के लिए हम भी इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेंगे। 2018 के आम इंतखाबात में बेशतर ऐसी इंतखाबी नशिस्तें थीं कि जिनमें जीत का तनासब 5% से कम था। ताहम उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का यह मौका नहीं दिया गया।
दोबारा गिनती के हुक्मनामे के इजरा के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम इंतखाबी हल्कों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी, जिसके बाद नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने भी जवाबी ट्वीट किया और लिखा कि इलेक्शन कमीशन से 2018 की नशिस्तों पर दोबारा गिनती के लिए मुतालबा करना नून लीग के लिए हवा का झोंका साबित होगा। नून लीग को फायदा ही होगा क्योंकि 2018 में वो धांधली का शिकार हुई थी। साथ ही उन्होंने मशवरे के लिए पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा किया। बहरहाल बयान का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। पीपल्स पार्टी इस फैसले को कैसे देख रही है, कितनी पुरुमीद है कि दोबारा गिनती के बाद भी इनकी ये गैर हतमी और गैर सरकारी फतह हतमी और सरकारी फतह में बदल जाएगी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं NA 249 से पीपल्स पार्टी के फाते उम्मीदवार फिलहाल कादर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब, उम्मीदवार पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कादर खान साहब, क्या उम्मीदें थी आपको इलेक्शन कमीशन से और फिर क्या हुआ? नहीं तो मुस्तरद वोट 700 है और 683 मेरे है तो लगभग 700 हो गए, तो सारे तो इनकी तो नहीं हो सकते ना। नून लीग का ये कहना है कि मुस्तरद होने वाले वोट 700 के करीब हैं, अभी जो आपने जिक्र किया, जबकि आप 683 वोट के मार्जिन से जीते हैं। बहरहाल मार्जिन तो बहुत कम है। दोबारा गिनती की दरखास्त तो आरओ साहब को मंजूर नहीं कर लेनी चाहिए थी? सारे वोट तो इनके नहीं हो सकते, उसमें तो हमारे भी होंगे। फर्क कोई नहीं आएगा, या तो 100 वोट बढ़ेंगे या 100 वोट कम होंगे, इतनी गलती हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। ये खामा ने जो ड्रामा मचाया ना मीडिया के जरिए, ये वो सारा पूरा झूठ बोल के ना, अभी पता चल जाएगा उनको 3 तारीख 6 तारीख। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर दोबारा गिनती कराई जाती है और नताइज उस तरह से नहीं आते जिस तरह से कि पहले आए हैं, तो फिर आपका लायक अमल क्या होगा? क्या आप लोग नताइज कबूल करेंगे या फिर आप जो है वो कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? देखिए ना, वो तो अभी मैं आपको एडवांस नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या वहाँ पे कोई सूरत-ए-हाल रहेगा। अगर सूरत-ए-हाल यकीनन कोई इलीगल हुआ तो हम चैलेंज करेंगे, अदरवाइज हम पूरी उम्मीद है कि हमारे और ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने तो कहा है कि ये जो इलेक्शन है ये डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़े है, आरोप पर भी उनकी तरफ से जानिबदारी के इल्जामात लगाए गए हैं। आप लोग इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं या आप लोगों को भी हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात? क्या इस इलेक्शन में फायरिंग हुई है? क्या इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट अफसरान को अगवा किया गया? क्या इस इलेक्शन में जो है ना वो सारे पोलिंग एजेंटों को अगवा किया गया? ऐसा कुछ भी हुआ? एक फायर नहीं हुआ पूरे दिन, पुरअमन माहौल में, और एक दरखास्त इनकी कहीं नहीं है। ये अफरा तफरी, ड्रामा बाजी, ये चंगा मंगा, ये सारे ड्रामे जो है इनके फेल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक, लेकिन कुछ मसाइल की निशानदेही तो की गई है उनकी तरफ से, मसलन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगाया गया, कम था, टर्नआउट कम था, फिर 700 वोट भी बीच में मुस्तरद हुए और बहुत सारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ भी नहीं की, झूठ बोल रहे सारे। क्या निशानदेही की? मुझे सबूत दे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक गवर्नर जो है ना क्लर्कों के चपरासियों के कुर्सियों पे बैठ के इलेक्शन को सारे चीज को मॉनिटर कर रहे थे, उसके सारे कैलकुलेशन की। मैं तो कल भी समा में उनके सामने बोला कि पियोन की कुर्सी पे दरवाजे के सामने बैठ के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इसका स्टेटस देके, हम तो खामखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, ये तो मुलाजिम आला है। अच्छा, 2 फॉर्म 45 वैसे उन्होंने आज जमा कराए हैं। आप ये कह रहे हैं कि साबित करें तो 2 फॉर्म 45 जो हैं उन्होंने आज जमा कराए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि 110 वोट तो फिर यहीं से बढ़ जाता है। हाँ, तो 110 से जीत सकते हैं ये। चलो, अगर मैं इनकी बात मान भी लेता हूँ तो 110 से वो जीत सकते हैं। और दूसरी बात ये कि रात को ये जो बात कर रहे थे कि 4 बजे तक रिजल्ट आया, 4 बजे जब मुझे पता चला, मुझे अपनी साथियों ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक गवर्नर जो है ना वो आरओ के दफ्तर में बैठे हैं, आप अपने दफ्तर में। मैं तो कंपाइल कर रहा था जो हमारे जो पोलिंग एजेंट रिजल्ट ला रहे थे, और उसके बाद जब मैं पहुंचा हूं तो पता चला सैकड़ों की तादाद में एनपी के, जेआई के और मुस्लिम लीग नून के कारकुन और ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म, आप इनका स्टेटस तो देख लें, इनको कौन वज़ीर-ए-आज़म कहता है, इनको कौन कहता है कि कोई गवर्नर की स्टेज पर रह रहे, वहाँ पे जिस तरह वो मुलाजमीन की तरफ भाग रहे थे, मुलाजमीन की तरफ भाग दौड़ कर रहे थे, और चपरासी की कुर्सी पे बैठ के पूरा इलेक्शन को मॉनिटर किया, तो रिजल्ट तो पहले से पहुंच चुका था। अब जो ये कह रहे हैं कि 4 बजे तक कैसे हुआ, तो 4 बजे तक यूं हुआ कि वो जो फॉर्म 45 है उसके 4-4 पेज होते थे, तो एक पेज को स्कैन करके कैलकुलेशन करके फिर हर कैंडिडेट के साथ, 29 कैंडिडेट थे, हर कैंडिडेट के साथ उनकी डेटा करे। तो ये करते करते 4 बज गए। लेकिन उन्होंने जब 11 पोलिंग स्टेशन बाकी थे तो 11 पोलिंग स्टेशन से पहले ही उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भाई दानली हुई है। अच्छा, दानली का अगर आपने उसको सुना होगा कल मोहम्मद जुबैर साहब को, तो वो कह रहे कोई दानली नहीं हुई है।
दिन में एक दरखास्त उनकी नहीं आई, बल्कि हमारी तरफ से ऑब्जेक्शन है, जहाँ एमकेएम और पीएसबी के लोगों ने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करने की कोशिश की, हमारी तरफ से जरूर आई, इनकी तरफ तो कुछ भी नहीं है। इनकी तरफ से जो आरओ को एप्लीकेशन जमा किया रहा 2:30 बजे उस वक्त जब उनको पता चल गया कि हमारा, लेकिन 2:30 बजे से पहले कोई 1 बजे के लगभग 1700 की लीड थी हमारी, और दूसरे नंबर पे टीएलपी थी, ये तो तीसरे नंबर पे थे। इनको चूंकि ये सारा जो 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 ये ड्रामा खेलते रहते हैं, ये सारा चांगा मांगा और इस तरह सारी चीज करके प्रेशराइज, आज भी इलेक्शन कमीशन ने उनके प्रेशर में आके फैसला किया। मेरे हिसाब से मैं एक कानून की तालिब इल्म के ऐसे कह रहा हूँ, आज ये प्रेशर की वजह से उन्होंने किया। कानून की तो कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में ये लिखा है कि उसमें वो रीजनेबल ग्राउंड देना चाहिए, ग्राउंड तो कोई नहीं था, ग्राउंड के पास कुछ नहीं था सिवाय ये सेक्शन 95 सब सेक्शन 5 के तहत जो अगर 5000 का डिफरेंस हो उसमें तो वो उसके तहत तो नहीं किया, लेकिन उसके लिए भी रीजनेबल ग्राउंड चाहिए। उसके लिए से हमारी जो सीनियर वकला थे सरदार लतीफ कोसा साहब, फारूक नायक साहब, शहादत आवान साहब, उन्होंने जो दलाइल दी है उस दलाइल में तो बहुत सारी जो केस ला का हवाला दिए, तो ये तो कर नहीं सकते, चूंकि प्रेशर में थी इलेक्शन कमीशन, या शायद उनको खुश करने के लिए इसने फैसला किया। कोई बात नहीं है, 6 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है, और एलिगेशन भी एक तरह से कादर खान साहब कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेशर में आकर ये फैसला जो है वो दिया। बहरहाल फैफन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है, उनके मुताबिक भी इलेक्शन कवानीन की 58 खिलाफ वर्जियां हुई हैं, क्योंकि आपने निगेट कर दिया तमाम तहफुजात को जो नून लीग ने उठाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो ये कहते हैं कि 58 खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं, 11 पोलिंग स्टेशन पर वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, उन्होंने घर वापस भेज दिया गया, जबकि 2 वाकयात ऐसे भी रिकॉर्ड किए गए जिनमें गैर मुतलका अफराद वोट कास्टिंग के बूथ की खुफिया स्क्रीन तक हासिल कर रहे थे। तो ये तो काफी संगीन किस्म के इल्जामात है। ये जो अदारे हैं ये पैसे लेके रिपोर्टिंग करते हैं, इनकी क्या पोजीशन है, ये बल्दिया देखा तक नहीं होगा, ये बल्दिया देखा तक नहीं होगी। खामखा अपनी तरफ से बाहर के अदारों से फंड लेके ये इस तरफ रिपोर्टिंग बनाता है। इसको क्या पता, इनको बता देना कि आप मुझे पोलिंग स्टेशन का नाम तो बताएं। ये जरूर हुआ है कि जो इलेक्शन से पहले मैंने पॉइंट आउट कर लिया कि जो एक यूनियन काउंसिल की वोट थी वो दूसरे में डाल दिए, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ियों का बंदोबस्त किया होता, हमने सारे लोगों को ट्रांसपोर्ट दे के हमने वहाँ पहुँचा दिया। फिर बहुत सारी जो हमारी जो खासतौर जो पश्तून वोटर है, इनकी पुख्तनख्वा से बलूचिस्तान से ताल्लुक थे, जो डबल एड्रेस था उसकी वोट इधर उधर फेंक दिए। फिर बहुत सारे केस ऐसे दिए जिनके सेम एड्रेस थे, उसकी वोट भी इधर उधर फेंक दिए। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ रहे, मगर जिसका आप नाम ले रहे हैं उनको बता दो, आप पोलिंग स्टेशन का नाम बताओ, आप नुमाइंदे का नाम बताओ, या बैठे बैठे टीवी अखबार की खबरें देके और आप रिपोर्ट बना रहे हो, और तो ये इनका मशगला है, और इसी बहस पे जो है ना वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहरहाल ये तो रिपोर्ट फैफन की है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर है, और वही ये बता सकते हैं कि उनके सोर्सेस क्या हैं जहां से उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की है। बहुत शुक्रिया कादर खान मंदोखेल साहब। बहरहाल 6 तारीख को जो तमाम सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा फैसला हमारे सामने आ जाएगा। कादर खान मंदोखेल साहब के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पहले जो है वो जीत भी चुके हैं, और उनका ये दावा भी है कि अगर दोबारा भी वोटों की गिनती की जाती है तो फिर भी वही जीतेंगे, यानी पीपल्स पार्टी की ही जीत जो है वो होगी। एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करनी है हमें कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, और उसके बाद फिर उसके असरात जो मईशत पर, कारोबार के ऊपर पड़ रहे हैं। वो एनसीओसी के बड़े दबंग किस्म के फैसले सामने आ रहे हैं, लेकिन कारोबारी कम्युनिटी की जानिब से उनको मानने से यकसर जो है वो इनकार कर दिया गया, और कहा गया है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मनोअन एनसीओसी के फैसलों को माना जाए। तो क्या तहफुजात हैं उनके, किस तरीके से हुकूमत से बातचीत चल रही है या नहीं चल रही, अगले सेगमेंट में इसके ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर ने 10 मई से 15 मई तक ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान किया। तो साथ ही घर रहो महफूज रहो पॉलिसी के तहत 8 मई से 16 मई तक तमाम मार्केट्स, बैनुल सूबाई और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं वो तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स, तमाम मार्केट्स, दुकानें और कारोबार जो हैं उनको बंद रखने का फैसला भी कर लिया है। हुकूमत की जानिब से कोरोना के फैलाव को कम करने के लिए इंतहाई सख्त पाबंदियों के खिलाफ आज ताजर बरादरी ने हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुबैर मोतीवाला ने 10 से 15 मई तक ईद उल फितर की तातीलात के एनसीओसी के ऐलान को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुल्क को मुसलसल 9 रोज तक बंद रखना नाकाबिले कबूल है, क्योंकि इससे ताजर बरादरी के लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। जरूरत से ज्यादा तातीलात के दौरान बैंकों, बंदरगाहों, कस्टम्स और दीगर तमाम महकमों की बंदिश की वजह से अपनी शिपमेंट्स को भी जो है वो लोग बाहर नहीं भेज पाएंगे।
गवर्नमेंट से हमने बार बार ये कहा है, एनसीओसी जो अनाउंसमेंट की है वो कोई 10 से 11 छुट्टियां बनती हैं पाकिस्तान के अंदर। हम ये कहते हैं कि इतनी छुट्टियों का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आप मुझे बताएं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो इससे पहले के दिन हैं उनको बंद करने का क्या मतलब? और आप संडे से शुरू कर रहे हैं, अनाउंसमेंट आप 10 से 15 की कर रहे हैं और है एक्चुअली वो 9 से लेकर 16 तारीख तक। तो अगर आप ये 10 दिन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है, बराए करम में कोई तरमीम करें और इसको जो है ना, ये जो पहले 2 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो जरूर ऑमिट करें, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी प्लानिंग थी ईद की छुट्टियों की, वो 3 से 4 दिन की थी। 11 दिन की छुट्टियां तो हमारे लिए बहुत बड़ा। यही सूरत मुल्क के दीगर जो सूबे हैं और शहर हैं उनमें है। ताजर कम्युनिटी हुकूमती फैसले से इंतहाई परेशान नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में 8 मई से कारोबार की बंदिश की हुकूमती कॉल को ताजरों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि 8 मई को किसी भी सूरत दुकानें जो हैं वो बंद नहीं की जाएंगी। कबल इस वक्त लॉकडाउन हमारी समझ से बालातर है। बाजारों में कम वक्त की वजह से खरीदारों का इंतहाई रश है। रश को कम करने के लिए वक्त बढ़ाना चाहिए था, ना कि कम किया जाता। इस महीने में सबसे ज्यादा कारोबार होता है। गोदामों में ढेरों की खरीदारी जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की खरीदारी जो वो है वो करके रखी हुई है। अगर 8 मई को मुकम्मल लॉकडाउन लगाएंगे तो हमारा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। बेरोजगारी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि रश कम करने के लिए वक्त बढ़ाए, रात 12 बजे तक खरीदारी की इजाजत दें ताकि शहरी सुकून से खरीदारी जो है वो मुकम्मल कर सकें। लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा गर्ज मुल्क के तमाम बड़े शहरों में हुकूमती फैसले से मुताल्लिक काफी तशवीश पाई जा रही है। हर तरफ ताजर कारोबार ना होने का रोना रो रहे हैं, जबकि हुकूमत ईद के दिनों में कोरोना से निमटने के लिए अपनी जो पॉलिसीज है उनको मजीद सख्त से सख्त करती जा रही है। वफाकी हुकूमत ने ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी पॉलिसियां मजीद सख्त कर दी हैं, जबकि दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो टेस्ट है उसको भी अब लाजिम करार दे दिया गया है। कोरोना एसओपीज के हवाले से एनसीओसी के सबरा असद उमर ने एक ट्वीट में बताया कि फौज को बुलाने के बाद एसओपीज पर अमल दरामद की शरह में इजाफा हुआ, लेकिन सिंध में कमी आई है। एक तरफ हुकूमत फौज को एसओपीज पर अमल दरामद के लिए तलब कर रही है, तो दूसरी तरफ ताजर बरादरी हुकूमत के लिए किए गए फैसले पर जो है वो एतराजात कर रही है और फैसले को वापस लेने का बार बार कहा जा रहा है। क्या इस मसले के हल के लिए ताजर बरादरी खुद कोई बेहतर लाहमल दे सकती है? इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अजमल बलोच साहब ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, सदर हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। इसके अलावा जमील पराचा साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। और नईम मीर साहब मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अजमल बलोच साहब, आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर बड़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म की एक अथॉरिटी है, सोच विचार करके जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग वहां पर मौजूद हैं और खास तौर पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत की क्या हालत है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद जिम्मेदाराना किस्म के फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। 8 मई से 16 मई तक कारोबारी सरगर्मियां जो हैं उन्होंने हालात को देखते हुए ये कहा है कि बंद होने चाहिए कारोबार। आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या कोई और लाएहमल या कोई और तरीका कार है कोरोना से बचने के लिए आप लोगों के पास जो आप दे सकें, और फिर जो है इस फैसले से आप लोग पीछे हटें या कहें कि आप नहीं मानते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हालत पूरी दुनिया से बेहतर है। हम कोरोना का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जिस तरह दानिशमंदाना फैसले किए जा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, मईशत को चलाने के लिए भी दानिशमंदाना फैसलों की जरूरत है। मईशत का पहिया चलेगा तो सारा कुछ चलेगा। कोरोना पे हम काबू पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें जब हम कमजोर हो जाएंगे तो ठीक नहीं हो सकेंगे। मैं बड़ी माजरत के साथ कि वो लोग जो रोजाना की बुनियाद पे अपना रोटी कमा के ले जाते हैं, घर का सामान ले जाते हैं, जिनके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, वो बड़े अरसे से सफर कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आ रही है हुकूमत की कि हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, ये एनसीओसी क्या प्लानिंग कर रही है। मुझे हैरानगी हो रही है कि आज से रश स्टार्ट हो गया है। आज से रश, इन्होंने आज से ही कह दिया कि जी 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हम बंद कर देंगे। रश आज से ज्यादा हो गया है। आज मार्केटों में जगह नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की, जिस जगह देखते हैं रश हो रहा था। खुदा के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना पे काबू पाने के लिए हमें खुला टाइम दें।
एक एक दो दो लोग आए, मुझे तो समझ नहीं आती। ये अफ्तारियां भी कर रहे हैं, ये सड़कों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं, वो यही जिम्मेदार कर रहे हैं ना, जो एनसीओसी में बैठकर फैसला करते हैं, यही अफ्तारियां भी कर रहे हैं, यही सड़कों के पुलों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं। वहां मजमा इकट्ठा होता है, सरकारी दुकानें खुली हैं, यूटिलिटी स्टोरों पर कितना रश है, आप जाएं नादरा के दफ्तर में कितना रश है, तनख्वाह लेने वालों का एक नेशनल बैंक के बाद ये कितना रश है। उस पे मतलब हम हैरान है कि दुकान के अंदर दो कस्टमर नहीं खड़े हो सकते। ये कहाँ की पॉलिसी है? हमें तबाह किया जा रहा है। मैं सच बात कर रहा हूँ। और गोली चलाई जा रही है, कोयटा में ताजरों पर गोली चलाई जा रही है। आप इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं और आपको तहफ्फुज़ात हैं, जो भी फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। नईम मीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपकी जानिब से कहा गया जी कि कोरोना के तमाम एसओपीज गलत हुकूमती इक़दाम की वजह से पामाल हो चुके हैं, और ये जो फ्लैग मार्च शुरू हुआ है पिछले दिनों, जो कि इस चीज को शायद मेक श्योर करने के लिए शुरू हुआ है कि मास्क जो है वो तमाम लोग पहने, आप इसको दहशतगर्दी फैलाने से आपने मंसूब किया। एक जगह पर बैठे हुए आपने बात की, कोरोना की वजह से सैकड़ों जानें ज़ाया हो रही हैं, आप हुकूमती इक़दामात को दहशतगर्दी कह रहे हैं। ये तो गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान भी बहुत सारे लोगों के ख्याल में है आपका। नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल नहीं है, ये बल्कि जिम्मेदारी के साथ और बड़े होशो हवास में दिया गया बयान है। अच्छा, देखें, ये जितने भी हमारे फोर्सेस के लोग हैं, ये शाम को अपनी गाड़ियों और लैंड क्रूजर पे निकलते हैं और एक रूट पे जाके जो है ना ये हला मचा देते हैं। जब ये वहाँ से गुजर जाते हैं तो दुकानें वहाँ दोबारा खुल जाती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना गर्दी हो रही है हमारे साथ, ये क्यों हो रही है? कोरोना का एक ही बुनियादी एसओपी है कि हमने भीड़ और रश को इकट्ठा नहीं होने देना, और अगर हुकूमत ऐसे असबाब बार बार पैदा करे जिससे भीड़ और रश जो है वो पनप जाए, उसमें अफजाइश हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोरोना के एसओपी तो हुकूमत खुद पामाल कर रही है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने 24 घंटे ईद के शॉपिंग मॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया है। अब क्या उन्होंने किसी मंतक और दलील के मुताबिक ही ये फैसला किया है ना, तो वो मंतक और दलील यहाँ इख्तियार क्यों नहीं की जा सकती? हमने इनको ये मशवरा दिया कि आपको ईद के स्टॉल्स और ईद के जो ठेले हैं और आप उनसे परेशान हैं कि बहुत रश क्रिएट करेंगे, तो आप मेहरबानी करें, ये इतने पब्लिक पार्क्स हैं आपके, आपने रमजान बाजार लगाए हैं ना, तो रमजान बाजार भी आपने खुली जगहों पे लगाए हैं। ये कोरोना जो है ये अफजाइश वहाँ पाता है जहाँ सेंट्रल एयर कंडीशन माहौल है। आप इसको ख़त्म करें, आप ओपन जगह पर अपनी ज़िले इंतज़ामिया को मुतहरक करें, और आपके इवेंट मैनेजमेंट वाले वेले बैठे हुए हैं, आपके कैटरिंग वाले वेले बैठे हुए हैं, आपके लाइटिंग वाले वेले बैठे हुए हैं। अच्छा। इन सबको रोज़गार फराहम करे रियासत, सबको रोज़गार मिलेगा खुली जगहों पर, पार्कों पर, और आप अपना खुले मुकामात पर ये तमाम स्टॉल्स लगाएं और लोगों को जिंदा रहने दें, लोगों को जीने दें। देखिए, बड़ी दुकानें और होलसेल मार्केटें, उनके ये मसाइल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फिर कह रहा हूँ, उन्होंने तो अपनी चीजें बेच दी रिटेलर्स को। अब रिटेलर्स ने आगे बिक्री करनी है, सेल करनी है, और उन्होंने उनके पैसे वापस करने हैं। अब उनकी अगर सेल नहीं होगी, माल रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, तो वो पैसे कहाँ से वापस करेंगे? और वो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो छोटे छोटे ठेले वाले हैं, स्टॉल होल्डर्स हैं। अब आपने तो सारा प्रेशर उन पर डाल दिया, और ये जितनी भी आपने जो आप सारा मुतहरक हुए हैं फोर्सेस के साथ, इसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि छोटा ताजर मर जाएगा, छोटा ताजर पिस जाएगा, और होगा कुछ नहीं। मैं बता दूं आपको ये भी बता दूं, होगा क्या कि आप अफसरान का जब काफिला बड़ा धूमधाम से निकलेगा, आप तो वहां से चले जाएंगे, लेकिन जो आपके पीछे रह जाएंगे ना लोग, वहां से पैसे ले लेंगे और दुकानें खुलवा देंगे। सही है। आप शोर डालते रहेंगे, दुकानें खुली रहेंगी, और कोरोना जो है वो फैलता रहेगा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर ताजरों का नुकसान होगा तो मुल्क का नुकसान होगा। मईशत बैठेगी, गरीब आदमी के लिए जो है अब रोजगार एक बड़ा मसला जो है वो बनता जा रहा है। जमील पराचा साहब की तरफ में आना चाहूंगी। जमील पराचा साहब, असद उमर ने बिलखसूस जो है वो सिंध के हवाले से कहा है कि वहां पर सबसे कम एसओपीज के ऊपर अमल दरामद जो है वो हो रहा है। एक तो इस हवाले से मैं जो है वो आपसे आपकी राय लेना चाहूंगी कि आखिर क्यों जो है वो एसओपीज पर अमल वहां पर नहीं हो रहा, और अगर फिर इस तरह लाखों हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो नकलो हरकत करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो कोरोना तो फैलेगा, और फिर एसओपीज भी नहीं होंगे ऊपर से, तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि आखिर ये शिकायत क्यों आई है कि सिंध में सबसे कम जो है वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। हमने अपनी मार्केटों
تک پہ جو ہے نا ہم نے بینر آویزاں کر دیے ہیں. ہمارے ہر دکاندار نے جو ہے ماسک لگائے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ اپنے کیمرے مین بھیج کے آپ اس کو ریکارڈنگ کرا سکتے ہیں. ہمارے دکاندار ماسک پہنے ہوئے ہیں. تمام مارکیٹوں کے اندر بینر آویزاں ہیں کہ خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ بغیر ماسک کے مارکیٹوں میں داخل نہ ہو. اب جب آپ ایک اچانک سے اعلان کر دیں گے کہ جی آپ نے اچانک سے اعلان کر دیا کہ جی 8 تاریخ سے 16 تک مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی, تو وہ رش تو پھر آنا ہے. ان آنے والے رش پہ ایس او پیز پہ عمل کرانا ہمارا کام نہیں ہے, وہ انتظامیہ کا کام ہے. اور انتظامیہ یہ بھول گئی کہ آنے والے رش کے لیے کوئی بھی ایس او پیز پہ عمل نہیں کرا سکتا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے. انسان کچھ بھی کر کے انسان جو مسلمان ہیں وہ عید کی خریداری کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے ضرور کرتے ہیں عید کی خریداری. رمضان المبارک میں لوگ روزے رکھ کے تہوار مناتے ہیں عید کا, لیکن ان ساری چیزوں کو پامال کر دیا گیا, ان ساری چیزوں کو دور رکھ دیا گیا. ہم نے کہا تھا اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے اس وقت دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. معیشت کو ہم نے پہلے ٹائم مانگا زیادہ, آپ نے ٹائم نہیں دیا. ہم نے آخری ابھی جو وزیر صنعت و تجارت دریجو صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے بھی یہ بات ہم سے کہی کہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں تو ٹائم تو بڑھانا چاہیے, لیکن وہ پیر کے دن ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے این سی او سی کی ٹیم فیصلہ کرے گی. اب فیصلہ ابھی تک تو کوئی آیا نہیں. فیصلے جبری طور پہ مارکیٹیں بند کرانے کی بات ہوتی ہے. اور اوپر سے ایک بات اور دیکھیں, دکاندار بھلے کتنا بھی ایس او پیز پہ عمل کر رہا ہے, اگر مارکیٹ میں رش ہے تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب آتے ہیں, آ کے فوری طور پہ مارکیٹیں سیل, ہزاروں دکانیں سیل کر دیتے ہیں. یہ کون سی آپ نے صحیح. انفارچونیٹلی ٹائم جو ہے وہ اس کے اوپر کم ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو تینوں مہمان تھے ان کے تحفظات جو ہیں وہ ہم شامل کر سکیں کہ آخر کیا کیا تحفظات ہیں ان کو این سی او سی کے اس فیصلے پر. ازمر بلوچ صاحب, جمیل پراجو صاحب, نعیم میر صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. ہمیں بہت شکریہ آپ کا. بہت حد تک آپ کے تحفظات بھی جائز اور بہت حد تک این سی او سی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اپنی جگہ جائز, کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جس کو پھر سنبھالنا بعد میں مشکل ہو جائے, پھر لاک ڈاؤنز کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ چلانا پڑے. دوسری طرف اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کو بڑھانا چاہیے, لوگوں کو موقع دینا چاہیے, اور جس طرح کے سعودی عرب کی مثال دی گئی وہ مجھے بھی ایک ٹچ کیے کہ 24 گھنٹے اگر بازار کھلے رہیں گے تو یقیناً رش جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہے اگر حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. باپ سراند تاج محمد. اولاد کے لیے باپ ایک دھوپ میں کھڑے درخت کی مانند ہے جو خود تو دھوپ برداشت کرتا ہے مگر اولاد کے سکھ کے لیے ہر جتن کر گزرتا ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کہیے یا غربت کے باعث اولاد کو جان سے مارنے کی ترغیب سمجھے. اولاد کا پیٹ پالنے والا باپ اپنے بچوں کو خود ہی نہر میں پھینکایا. سنگ دل باپ کا رویہ شاید آج انسانیت خود بھی شرمندہ ہو گئی ہو اس سے. ایک بدبخت باپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے 4 معصوم بچوں کا قتل کر دیا ہے. شیخ پورہ میں عید کے نئے کپڑے مانگنے پر باپ نے 4 بچے 4 روز قبل نہر میں پھینک دیے. 4 معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے والا ملزم محسن کئی مہینے سے بے روزگار تھا. بچوں نے عید پر نئے کپڑوں کا تقاضا کیا. اسی دوران ملزم کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا. ملزم محسن نے گھریلو جھگڑے کے بعد کپڑے دلانے کا بہانہ بنا کر بچوں کو اپنی 3 بیٹیوں جن میں عروا, حوریہ, نمرہ اور ایک بیٹے ذوالقرنین شامل ہیں ان کو ڈھکی نہر میں پھینک دیا. نہر میں پھینکنے کے بعد ملزم محسن بچوں کے لاپتہ ہونے کا ڈرامہ رچاتا رہا. شک پڑنے پر پولیس نے حراست میں لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. ملزم کی نشاندہی پر بھکی نہر میں بچوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے مگر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ روزانہ کی بنیاد پر وقوع پذیر ہو رہے ہیں مگر ہم ایسے واقعات کو روکنے سے قاصر ہیں. ہمارے ہاں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پر افسوس کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کسی دوسرے واقعے کے ہونے تک ٹھیک ہے کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری یادداشت سے واقعات نکل جاتے ہیں مگر کیا کبھی دیکھا ہے کہ ایسے واقعے کے ہونے کے بعد حکومت یا کسی حکومتی ادارے نے اس بات کی تحقیقات کی ہوں کہ ایسا ہوا کیوں؟ کیا اپنے ہی بچوں کو نہر میں پھینکنے والا ذہنی طور پر ایک نارمل انسان ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ ذہنی طور پر نارمل انسان نہیں ہے تو وہ ایسے کیا محرکات تھے, ایسی کیا چیزیں تھیں جس نے اس آدمی کو اس نہج پر پہنچایا یا اس ذہنی سٹیٹ تک پہنچایا
क्या इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले इंसान को सिर्फ सजा देने से ऐसे वाक़यात रुक जाएंगे? नहीं, ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, मगर हुकूमत ऐसे ज़हनी मरीजों के हवाले से कुछ कर ज़रूर सकती है, या फिर इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनको जो है वो किसी हद तक रोका ज़रूर जा सकता है। वेलफेयर स्टेट की बात तो की जाती है, सोशल सिक्योरिटी की बात तो की जाती है, रियासत मदीना के तर्ज की एक रियासत बनाने की बात तो की जाती है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो कोई भी उस तरह की प्रैक्टिस हमें नजर नहीं आती कि एक गरीब आदमी जो तमाम दरवाजे खटखटा चुका हो और उसके पास फिर भी जो है वो कोई नौकरी ना मिल रही हो। हमें पता है कि कोरोना की वजह से हालात कितने ज्यादा मुश्किल हैं, और अगर इस तरह का कोई शख्स भूखा मर रहा हो या उसके बच्चों की नौबत फाकों तक आ सकी हो, तो कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां पर जाकर वो दरवाजा खटखटाए और कहे कि मेरी हालत यहां तक पहुंच गई है, अब मैं अपने बच्चों का क्या करूं, क्या गला घूंट के मार दूं या क्या करूं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दावे तो किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की कोई भी जो है वो चीज़ हमें ऑन ग्राउंड नहीं दिखती। तो आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हुक्मरानों, वक्त के हुक्मरानों, एक नज़र इधर भी। इसके साथ ही प्रोग्राम हवा यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।